हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बीएड 4 सेमेस्टर का पेपर लेके आई हूँ, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, आपके जो एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं उनके लिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं ये जान सकूं कि आप चाहते हो कि और भी मैं ये सारी जो वीडियोज़ हैं इस तरीके की आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वो बनाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है, कि हमारा जो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी ऐसी कमी है, कौन सा ऐसा अवसाद होता है इनमें, तो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसमें। सबसे पहला है कम बोलना, दूसरा है सही शब्दों के चुनाव में कठिनाई और तीसरा है नया सीखने में कठिनाई। तो मैंने इसमें ऑप्शन में लगा रखा है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। इसमें जो डिसऑर्डर है इसमें हम कम बोलते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच भी होती है, डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड भी होती है, डिफ़िकल्टी लर्निंग न्यू भी होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें आती हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर में, जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रथम विश्व सम्मेलन स्पेशल नीड्स एक्सेस एंड क्वालिटी ये कहाँ हुआ था। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये ज़ोमटीन में हुआ था, थाईलैंड में। थाईलैंड की ज़ोमटीन जगह है उसमें हुआ था और 1990 में हुआ था। केवल आपसे जगह का नाम पूछा है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले वो 1990 में हुई थी थाईलैंड में, ज़ोमटीन जगह पर। और फिर उसके बाद जो सेकेंड हुई थी वो 1994 में हुई थी सलामांका यहाँ। तो ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको दोनों कॉन्फ्रेंस बताई हैं कि कहाँ पर हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसमें लगी रहे ज़ोमटीन। नेक्स्ट है आरसीआई के कर्तव्य क्या है, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ आरसीआई। यहाँ पर आरसीआई की फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है बल्कि उसके जो ड्यूटीज़ हैं वो पूछी गई हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है सुविधाओं को रेगुलेट एवं मॉनिटर करना, ये इसका सही आंसर है सी, रेगुलेट एंड मॉनिटर फैसिलिटीज़। तो आरसीआई की फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछ ली जाती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 1986 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था और 1992 में ये लागू हुई थी। तो और बहुत पूछा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एएसडी क्या है। ठीक है, एएसडी की फुल फॉर्म पूछी हुई है। तो एएसडी की फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑटिज्म, जो डी ऑप्शन है आपका, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको हम अगर किसी उसमें मेडिकल लाइन में जाएं तो एएसडी का दूसरा फॉर्म होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये भी जो हृदय रोग होता है एक ये, तो उसमें हम बोलते हैं इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, लेकिन ये मेडिकल लाइन के लिए। लेकिन अगर एजुकेशन की लाइन में जाएंगे तो उसमें आएगा हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कि किस वर्ष में पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट बना था। इन विच ईयर ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ PWD एक्ट वॉज एनेक्टेड। तो ये आपका बना था 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्फन सिंड्रोम प्रकार है। जो मॉर्फन सिंड्रोम है वो किस तरीके का प्रकार है, ये इसका ऑप्शन ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर का। अब ये होता क्या है सिंड्रोम, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगी कि ये हमारे जो इसके लक्षण होते हैं ना शरीर में, हमारे जो स्केलेटन है, हमारी आँखें हैं, टिश्यूज़ हैं, ये सब एबनॉर्मल होने लग जाते हैं। बॉडी में एक फाइब्रिलिन 1 प्रोटीन होता है और उसमें ख़राबी आ जाती है, जो कि हमारे जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनको ये इफ़ेक्ट कर देती है। जो प्रोटीन है उनको इफ़ेक्ट करता है और जिससे कि हमारी बॉडी के जो स्केलेटन वगैरह है, आँखें हैं, टिश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल होने लग जाती हैं। तो मॉर्फन सिंड्रोम जो है वो कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किसका भाग है। सर्व शिक्षा अभियान SSA किसका भाग है, ज़ीरो रिसोर्स रूम पॉलिसी का है, या ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी का है, या ज़ीरो एक्सेप्टेंस पॉलिसी का है, या ज़ीरो होम बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा कि ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी।
जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्यों बोला है इसमें, क्योंकि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह पाए, ठीक है, इसीलिए इसको जीरो रिजेक्शन पॉलिसी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है कि भारत के पीडब्ल्यू एक्ट 2016 की लिस्ट में डिसेबिलिटीज़ के कितने प्रकार हैं। ये क्वेश्चन और भी पूछा गया है, कई जगहों पर पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। तो पीडब्ल्यू जो एक्ट है 2016 उसकी लिस्ट में 21 डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज़ के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। और ये आपका कौन सा अधिनियम, वही मैंने आपको इसमें पूछा ही गया है, 2016 के अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज़ यानी कि 21 डिसेबिलिटीज़ पहचानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, सफलतापूर्वक समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। आप भी जानते हो एज अ टीचर, आप अब आधे टीचर तो बन ही गए हो, पीपल टीचर हो आप लोग, तो आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ चाहिए इसमें हमें, संवेदनशीलता। अगर हम कहें कि लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग का अभाव, माता पिता का कोई हस्तक्षेप नहीं या फिर अलगाव, तो ये सारी बातें इसमें समावेशन के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि आपकी जो संवेदनशीलता है किन के प्रति, जो आपके स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उन लोगों के प्रति अगर संवेदनशीलता है तो वहाँ पर आप सफलतापूर्वक समावेशन कर सकते हो। अगर उनकी चीज़, उनके जो नीड्स हैं उनको आप समझ पाओगे, और कब समझ पाओगे, जब आप उन लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे, सेंसिटिव होंगे उन लोगों के प्रति, तब आप समझ पाओगे उन बच्चों को, और जब आप समझ जाओगे तो उसके बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो सफलतापूर्वक समावेशन के लिए संवेदनशीलता ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 22 मई 1987, इसका ए ऑप्शन ठीक है, 22 मई 1987 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये तो मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, समझने का इसमें ऐसा कोई ख़ास नहीं है। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है कि द अपेक्स अथॉरिटी टू डेवलप, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट द कोर्स करिकुलम ऑफ स्पेशल एजुकेशन, शीर्ष निकाय जो कि विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्वीकार तथा नियंत्रित करती है, तो वो आपको पता ही है RCI है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हमारा जो करिकुलम है उसका निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि ये जो एक्ट बना था, मानसिक स्वास्थ्य एक्ट बना था, 22 मई 1987 को बना था, लेकिन इसको संसद में लागू जो किया गया था, ये संसद में तैयार हो गया था, लेकिन 1993 में, अप्रैल में 1993 में इस एक्ट को लागू किया गया। तो पूछ सकते हैं कि लागू कब किया था, तो संसद में बना तो ये 22 मई 1987 को था, लेकिन इसको लागू किया गया था 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सत्तावादी शिक्षक क्या है। सत्तावादी का मतलब आप समझ रहे हो, जो कि अथॉरिटी लेता हो, अपनी अथॉरिटी लेवल टीचिंग क्या है, जो कि केवल अपनी अपनी चलाता हो, सत्ता अपनी अपनी चलाता हो, अपनी अपनी सरकार, अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाए क्लास में, तो ऐसा शिक्षक क्या है, ऐसा शिक्षक का क्या है, उसका टीचिंग लेवल क्या होगा, ठीक है। तो वो होगा आपका शिक्षक केंद्रित, वो केवल और केवल वहाँ पर जो लेवल मान देखा जाएगा वो शिक्षक केंद्रित होगा, वहाँ पर टीचर ही अपनी चलाएगा, उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं होता कि बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस बच्चे को क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो सत्तावादी शिक्षक कैसा होगा, शिक्षक केंद्रित होगा, यानी कि टीचर सेंटर्ड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, 13 नंबर का क्वेश्चन, सिनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि है, सिनेटिक्स, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए जो सिनेटिक्स है वो क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है हमारा, सभी 6 से 14 वर्षीय बच्चों का नामांकन तथा धारण है, ठीक है। एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन 6 to 14 ईयर ऑफ एजेस, मोटिव ऑफ, ये किसका है, ये किसका मोटिव है, सर्व शिक्षा अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे, और ये डिसलेक्सिया तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में डिसलेक्सिया का आता ही आता है क्वेश्चन कोई ना कोई। तो डिसलेक्सिया वाले बच्चों में कौन सा प्राथमिक लक्षण होता है? सबसे पहले अगर बच्चों में डिसलेक्सिया ये जो प्रॉब्लम है ये देखी जाएगी तो इसका प्राथमिक लक्षण कौन सा होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी सही है कि पढ़ने में तारतम्यता का अभाव, यानी कि इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। बच्चा फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाएगा, एक साथ अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, उसको कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, पढ़ने में। ये पहला लक्षण है जो कि डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम बच्चों में शुरू होती है तो उसमें पहला जो लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि पढ़ने में फ्लुएंसी नहीं रहती है बच्चों की, रीडिंग में। नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है, किसी सरकारी हस्तक्षेप का मुख्य केंद्र CWSN का समावेशी शिक्षा था। Which government intervention is mainly focused on inclusive education of CWSN? तो CWSN पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म ही देखें कि ये होता क्या है, क्योंकि ये पूछ ली जाती है CWSN की। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, C फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है जो हमारा 17th क्वेश्चन है कि समावेशी कक्ष में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़। तो क्या है कि ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्राप्त हो। सेकंड ऑप्शन है कक्षा के लिए ऐसा प्लान करना कि एक स्थान पर सभी बच्चे उन्नति करें। थर्ड है ये सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा में स्टैंडर्ड तरीके दे। या फोर्थ है बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षक बच्चों के भविष्य के व्यवसाय को जान सके। तो आई थिंक ये मैंने ऑप्शन इसमें राइट जो ऑप्शन है वो हमारा ए है, ठीक है। टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। हमें टीचर का यही काम होता है, एक इंक्लूसिव उसमें क्लास में वहाँ पर हर तरीके का बच्चा होगा, ठीक है, बहुत सारे स्पेशल नीड वाले बच्चे होंगे। तो टीचर का ये काम होता है कि हर बच्चे को उसका क्या पोटेंशियल है ये रियलाइज़ कराना टीचर का काम है क्लासरूम में। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों को अगर कोई फिज़िकली दिक्कत है तो वो उन बच्चों पर ध्यान ही ना दे टीचर, नहीं, उसको हर बच्चे पर ध्यान देना है। और हर बच्चे पर ध्यान देने के बाद उनसे कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवानी है या उनसे कुछ इस तरीके से पूछना है, उनसे कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करना है जिससे कि बच्चे को ये पता लगे कि वो कहाँ स्टैंड करता है इस क्लास में, उसका जो पोटेंशियल है वो कहाँ है। नेक्स्ट हम चाहते हैं 18th नंबर के क्वेश्चन पर कि ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू लर्न टुगेदर इज़ एन डैश राइट, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार। कौन सा अधिकार है? तो ये सामाजिक अधिकार है, सोशल, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष, और ये पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि कौन सा था? 1981। ऑप्शन इसमें बी ठीक है, 1981। मेरे साथ साथ आप लोग भी ऑप्शंस चूज़ करते रहा करो, मैं तो बाद में ऑप्शन बताती हूँ, लेकिन पहले आप चूज़ किया करो और देखा करो कि आपका भी कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप भी इस कंपटीशन में, इस एग्ज़ामिनेशन में आपके कितने ऑप्शन सही जा रहे हैं। और अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो कि इसका ये वाला आंसर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा है। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू रेगुलर विद्यालय में, रेगुलर मतलब जिस तरीके से हमारे नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जिसमें पढ़े हुए हैं और आप लोग जिसमें पढ़ रहे हो, रेगुलर विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है शिक्षा का एक विशिष्ट तरीका जो सभी बच्चों को सीखने में सहायक है। तीसरा ऑप्शन है एडमिशन प्रोसीजर कड़ा हो। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण के लिए स्पेशल स्कूलों का प्रयोग। तो इसमें आप लोगों को सही ऑप्शन जो है वो पता ही लग रहा है, ए है कि रेगुलर विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि 21 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्धिक विकलांगता
यानी कि हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का उदाहरण कौन सा है, बौद्धिक विकलांगता का। एक होती है हमारी फिज़िकल, एक होगी हमारी इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो इसमें हमारी जो मानसिक कमज़ोरी है, मेंटली रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया है, और आपका एचडी है, ठीक है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये सारे हमारे दूसरे तरीके की विकलांगता है, लेकिन ये जो मानसिक कमज़ोरी है ये हमारी बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत आती है, उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, देखो कि जो डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, सीखने और पढ़ने की अक्षमता होती है, इसमें बच्चा सीख नहीं पाता, ठीक है। ये जितने भी आप देखना सीख नहीं पढ़ पाता, मतलब रीडिंग डिसऑर्डर होता है इसमें। नेक्स्ट अगर हम चले डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया में क्या है कि लिखने की अक्षमता होती है, लिख नहीं पाता बच्चा। डिसलेक्सिया में रीडिंग और डिस्ग्राफिया में लिखने की प्रॉब्लम होती है। तीसरी हम डिस्थीमिया में चले, तो डिस्थीमिया में हल्का डिप्रेशन होता है जो कि हमारा लंबे समय तक बना रहता है, और जिसे हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव ऑर्डर भी कहते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव ऑर्डर भी इसको कहते हैं, डिस्थीमिया को। और लास्ट है हमारा डिसकैल्कुलिया, इसमें हमें कैलकुलेशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के, उसमें करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इन चारों को देखें तो ये चारों ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है वो ऑर्थोपेडिकली, तो ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर चूज़ करना चाहें तो यहाँ पर कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर फोर्थ चॉइस मैटर है, हमें एक तो यहाँ पर चूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो है वो डिसग्राफिया चूज़ करेंगे कि लिखने में जो बच्चे को दिक्कत होती है, वैसे ये फिज़िकल डिसेबिलिटी नहीं होती है, न्यूरोलॉजिकल होती है, बट यहाँ पर हमारा ऑप्शन यही हम मानेंगे इसको, डिसग्राफिया, क्योंकि लिखने में दिक्कत होगी, जब हाथ पैरों में कुछ गड़बड़ी होगी बच्चे की तब उसको लिखने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका ऑप्शन डिस्ग्राफिया मान रहे हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन सही नहीं है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स जो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन पर। विद्यार्थी जिन्हें बीबी से ज़्यादा सुनने में अक्षमता हो उन्हें विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश देना चाहिए। तो कितने से ज़्यादा सुनने में अक्षमता हो, 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा सुनने में उन्हें अक्षमता है, ठीक है, तो फिर आपको डिसेबिलिटी एक्ट 1995 जो कि विकलांग बच्चों की शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो ठीक है, रूल 30 है इसमें। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 डैश इज़ रिलेटेड टू एजुकेशनल राइट्स ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। याद करना पड़ेगा ये तो आपको। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रूल 30 है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। हमारा एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड, यानी कि इसमें ए जो हमारा ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, परामर्श की प्रकृति क्या होती है, ये बहुत पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन निर्देशन और परामर्श में। तो परामर्श की जो प्रकृति होती है वो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो परामर्श होता है वो आपका पर्सन टू पर्सन दिया जाता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा, वो परामर्श होता है मोस्टली। उसकी जो कुछ दिक्कतें होती हैं उसमें डॉक्टर जैसे अपने किसी पेशेंट का काउंसलिंग करता है, अपने किसी पेशेंट को परामर्श देता है, इसी तरीके से जो यहाँ पर एजुकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर परामर्श की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी, बच्चों पर आधारित होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, निर्देशन सेवा की
कौन सी विशेषता नहीं है? अभी मैं गाइडेंस की ही बात कर रही थी, आ गया। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस सर्विस। तो निर्देशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, गाइडेंस इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हाँ होती है। नेक्स्ट है निर्देशन में अंतःक्रिया होती है, यानी कि इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि बिना इंटरेक्शन के तो गाइडेंस हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन में निजता का उल्लंघन होता है, ये गलत है, क्योंकि गाइडेंस में निजता का उल्लंघन नहीं होता है, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, तो ये गलत है इसका ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन इसमें सी गलत है। और डी भी हम देख लेते हैं, निर्देशन समस्या समाधान में सहायक है, बिल्कुल सहायक है, निर्देशन दिया ही इसीलिए जाता है, गाइडेंस जो है वो इसीलिए दिया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा कि निर्देशन में निजता का यानी कि प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सक की भूमिका है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सक की क्या भूमिका है? कि डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, निर्देशात्मक सामग्री तैयार करना। नेक्स्ट है कंडक्टिंग एजुकेशनल असेसमेंट्स, शैक्षिक आंकलन करना। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है हमारा, प्रोवाइडिंग मेडिकल सपोर्ट्स एंड ट्रीटमेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि दिव्यांग छात्रों हेतु चिकित्सा सहायता एवं उपचार प्रदान करना। और लास्ट ऑप्शन है हमारा प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल सर्विस, यानी कि निर्देशात्मक सेवाओं की योजना बनाना। तो भाई एक डॉक्टर का काम क्या होता है? एक डॉक्टर का काम होगा कि दिव्यांग छात्रों हेतु चिकित्सा सहायता एवं उपचार प्रदान करना। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 29 क्वेश्चन पर, समावेशी शिक्षा हेतु निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका है? क्या रोल है पेरेंट्स का इंक्लूसिव एजुकेशन में? तो माता पिता को प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सेवाएं प्रदान करने हेतु माता पिता से अनुमति लिया जाती है। तीसरा ऑप्शन है माता पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं और शिक्षकों के साथ सहयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं। तो आप लोगों को दिख ही रहा है इसमें कि भाई पेरेंट्स की क्या भूमिका होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर को हेल्प नहीं करेंगे तब तक टीचर या स्कूल वाले आपका कुछ भी उन बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रक्रिया में माता पिता शामिल होते हैं और शिक्षकों के साथ सहयोग करते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट 30 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, लिखने की क्षमता में कमी तथा बिगड़ी लिखावट, ये किसका लक्षण है? डिफिशियंसी इन एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिम्टम ऑफ। मैंने अभी अभी आपको बताया था, ऊपर जो क्वेश्चन आया था, तो लिखने की क्षमता में कमी होती है डिस्ग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड का कौन सा लक्षण नहीं है भाई? इसमें जिज्ञासा बिल्कुल होती है बच्चों में, रचनाशील विचार बिल्कुल होता है, और क्यूरियसिटी हमेशा रहती है बच्चों में, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, नोवेलिटी ऑफ एक्सप्रेशन होता है, यानी कि अभिव्यक्ति में नवीनता होती है, दूसरों से लड़ाई नहीं होती इसमें। जो प्रतिभाशाली बालक है वो लड़ाई नहीं करेगा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो अपनी एनर्जी वेस्ट ही करता है दूसरों से लड़ाई करने में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत क्वेश्चंस इस तरीके से गलत कराते हैं कि हमसे पूछा जाता है नहीं है और हम टिक लगा जाते हैं सही पर कि है। तो इसमें आपका आ गया, आपको मैंने बताया था कि जो क्रिएटिव बालक होते हैं, क्रिएटिविटी के 4 तत्व होते हैं, कौन कौन से? ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, फ्लुएंसी और नोबिलिटी, ठीक है। तो ये 4 हो गए हमारे। तो यहाँ पर जो चौथा है हमारा शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी, ये नहीं होता है। क्रिएटिव जो बालक हैं उनके अंदर ये विशेषता नहीं होती शुद्धता वाली। 4 होती है, जिसमें कि 3 यहाँ पर दे रखी है, मौलिकता, विस्तार और नवीनता, यानी कि ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन एंड नोबिलिटी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के
शिक्षा का प्रावधान के माध्यम से बच्चे हैं उनके लिए कौन से स्कूल बनाए गए हैं, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। पिछड़ेपन का कारण यानी कि कॉज ऑफ बैकवर्डनेस। जो हमारे जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि जो पिछड़े होते हैं बच्चे, जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा और आप लोगों को ध्यान भी होगा, वो बच्चे हमारी जो आईक्यू होती है ना, वो नॉर्मल आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, लेकिन किसी परिस्थितियों की वजह से वो पिछड़ जाते हैं और यदि उनको मौका मिले तो फिर वो उस पिछड़ेपन को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, लैक ऑफ जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धि का अभाव, ये कारण, और दूसरा है फिजिकल डिफेक्ट यानी कि शारीरिक दोष, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस यानी कि विशिष्ट पिछड़ापन, और तीसरा है हेल्दी एनवायरनमेंट। तो पिछड़ेपन का जो कारण है यहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होगा, बाकी ये जो तीनों कारण हैं ये किसी भी बच्चे के पिछड़ेपन के कारण बन सकते हैं। स्वस्थ वातावरण अगर उसको मिलेगा तो बच्चा कभी भी पिछड़ा नहीं रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सामूहिक अंतःक्रिया का गुण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं आपके, डिस्कशन करते हैं, ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, उसका कारण गुण नहीं है, ये पूछा गया इसमें। तो सबसे पहले कक्षा में नीरसता को भंग करता है, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है समय की बचत, और चौथा है छात्र एक टीम के रूप में काम करता है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। सारे बच्चे तो विचार रखने की, सभी बच्चे अपना अपना विचार वहाँ पर रखना चाहते हैं, अपने विचार रखने के लिए कोशिश करते हैं सारे बच्चे। तो इससे क्या होता है, कक्षा में नीरसता भंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि सारे बच्चों को ही ऑप्शन मिलता है, सारे बच्चे तो आप लोग जानते हो कि जब हम कोई भी डिस्कशन करते हैं, कोई भी बहस करते हैं, तो वहाँ पे हमारा समय की बचत नहीं हो पाती है, हमेशा टाइम लग जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वही सही होगा कि सामूहिक अंत्यक्रिया का ये गुण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 36 नंबर का क्वेश्चन पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवैल्यूएशन टूल। तो ये आपका कौन सा है, रेटिंग स्केल है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, चेकलिस्ट है, और आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो आपका परियोजना रिपोर्ट होगा, यानी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निशक्त व्यक्ति। निशक्त व्यक्ति यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ था। तो निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन कन्वेंशन जो हुआ था वो 13 दिसंबर 2006 में हुआ था। याद रखना पड़ेगा आपको, ये 13 दिसंबर 2006। देखा आपने, सारे चारों ऑप्शन में 13 दिसंबर दे रखा है, बस यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ईयर है वो चेंज कर दिया है, तो 2006 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। समावेशी शिक्षण का कार्य है, फंक्शन ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग इज। तो समावेशी शिक्षण का कार्य क्या है, डायग्नोज करना, प्रिस्क्रिप्शन यानी कि निर्देश देना, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना, और डी है आपका ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि ये सभी जो इंक्लूसिव टीचिंग होती है उसके ये सभी कार्य हैं। निदान करना यानी कि पहचान करना, डायग्नोज करना कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, ठीक है, किस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। प्रिस्क्रिप्शन यानी कि निर्देश देना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपना राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका अभी जो हायर एजुकेशन के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी आया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर है, देहरादून में।
ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल दृष्टि विकलांग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आई विकलांग संस्थान, तो इसको इंग्लिश में हम NIEPVD ही कहेंगे, और ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट है उच्चारण सुधारने हेतु सबसे अच्छा साधन क्या है? प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा बेस्ट टूल है? तो ये तो आपको पता है, लिंगुआ फोन है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी ठीक है, लिंगुआ फोन। नेक्स्ट है मानव के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि क्या है? नॉर्मल ऑडिएबल साउंड फॉर ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा भाषा समझ से संबंधित एक विकार है, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज अफेजिया, ठीक है। भाषा समझ से जो हमारा एक विकार है वो है अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है कि हम ओरल और रिटन दोनों ही भाषाओं को बोलने, लिखने और समझने की जो क्षमता है उसमें प्रभावित हो जाती है हमारी इस अफेजिया डिसऑर्डर में। बोलने में भी और लिखने में भी, दोनों में जो इन चीज़ों को लिखने की जो समझने की जो क्षमता है वो हमारी प्रभावित होती है। अफेजिया, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है मेजरिंग यूनिट ऑफ साउंड इज, ध्वनि मापने की क्या इकाई है? तो ध्वनि मापने की इकाई क्या है हमारी? डेसिबल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्यक्तियों की विकलांगता के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो भारत में व्यक्तियों की विकलांगता के लिए राष्ट्रीय नीति 10 फरवरी 2006 में अपनाई गई थी। बी ऑप्शन इसमें ठीक है, 10 फरवरी 2006। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले की कौन सी विशेषता नहीं है? विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर? तो धीमी गति से जो सीखने वाला है उसकी कौन सी विशेषता? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, ईटिंग जंक फूड। ऐसा व्यक्ति धीमे उससे सीखेगा, ठीक है, ईटिंग जंक फूड। तो आजकल आप लोग भी जंक फूड बहुत खाते हो। कंफ्यूजन था, बायोलॉजिकल वीकनेस भी हो सकता है कि धीमी गति से सीखने वालों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। पहले मैंने जैविक कमजोरी पर उसमें लगाया था टिक, लेकिन क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ना नहीं है, तो अस्वास्थ्यकर भोजन ये नहीं है। बाकी ये सारी फिजिकली अगर बच्चा वीक किसने किया था? तो ब्रेल लिपि जो है आपकी, ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ नॉर्मल चिल्ड्रन की होती है हमारी 90 to 110। पूछा जाता है ये भी, ये आपको आना चाहिए, 90 से 110 सामान्य बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता वर्ष कब घोषित हुआ था? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, 1981 में। नेक्स्ट है हमारा 49 क्वेश्चन है समायोजन ना होने का क्या कारण है? समायोजन ना होने का कारण है पनिशमेंट, स्ट्रेस, इलनेस या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये समायोजन हम कब नहीं कर सकते? जब हमें ज़्यादा दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, तो हम वहाँ पर समायोजन नहीं कर सकते हैं। एक क्लास में अगर बच्चा आ रहा है और उसको टीचर बात बात पर पनिशमेंट दे रहा है तो वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। या एक क्लास में बच्चा आ रहा है, उसको बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है अगर उसको, तो वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर वो बीमार है, बच्चा किसी तरीके से ज़्यादा बीमार है, तो भी वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा और अब दिया दो, डी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? मैल एडजस्टेड चाइल्ड का कौन सा सिम्टम नहीं है? ठीक है, नेल बाइटिंग, नाखून चबाना, बहुत सारे लोगों में आदत होती है, नाखून चबाते रहते हैं, बातें करते रहेंगे और नाखून चबाते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा साथियों से झगड़ना,
नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक परिपक्वता यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी, और लास्ट है हमारा हक लाना। तो जो कुसमायोजित बच्चे हैं, मेल एडजस्टेड बच्चे हैं, उनमें भावनात्मक मैच्योरिटी नहीं होती है। अगर इमोशनल मैच्योरिटी होगी तो वो बच्चे कुसमायोजित नहीं कहलाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये भावनात्मक परिपक्वता कुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है, अक्षमता निवारण के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है। अक्षमता निवारण यानी कि प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले शीघ्र पहचान करेंगे यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और दूसरा ऑप्शन है समय पर हस्तक्षेप करेंगे यानी कि टाइमली इंटरवेंशन करेंगे, और सी ऑप्शन है कि हम दोनों ही काम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को भी पता लग रहा होगा कि हमें पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, फटाफट से हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और फिर उसके बाद उसमें टाइमिंगली हमें जो भी चीज़ें उसके लिए करनी है वो सब चीज़ें हम उसको कर लें। तो यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। 52 नंबर का क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू। तो यहाँ पर हमारा दे रखे ऑप्शन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा। तो यहाँ पर कास्ट का कोई मैटर नहीं होता। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वहाँ पर कास्ट का कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। ये हमारा राइट ऑप्शन है बी, कि सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। ठीक है, ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा। अगर हम आगे भी और ऑप्शंस की बात करें, बहुकक्षीय व्यवस्था में शिक्षा, नो। नेक्स्ट है हमारा अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों की शिक्षा। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर कास्ट का कोई मैटर नहीं होता। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि जो अदर बच्चे हैं उन बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का क्या अर्थ है। ठीक है, तो भिन्न छात्र यानी कि उसमें कोई भी अगर कमी है तो भिन्न छात्र के अंतर्गत ही आ जाएगा। इंटेलेक्चुअली डिफरेंट होगा, वो फिज़िकली डिफरेंट होगा, सोशली डिफरेंट होगा, या तीनों होंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लास में हमारा किसी भी तरीके का बच्चा हो सकता है जो कि इंटेलेक्चुअली डिफरेंट हो, फिज़िकली डिफरेंट हो, सोशली डिफरेंट हो। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन है, एक समावेशी शिक्षा ने क्लास में विकलांग बच्चे अलग कक्षा में पढ़ते हैं, अक्षम एवं सामान्य बच्चे, अक्षम यानी कि जो डिसेबल्ड हैं किसी भी तरीके से, तो डिसेबल्ड और नॉर्मल बच्चे एक रेगुलर क्लास में साथ साथ पढ़ते हैं, या फिर छात्रों को उनकी मानसिक शक्तियों के आधार पर यानी कि मेंटल पावर्स के आधार पर अलग अलग किया जाता है, या छात्रों को उनकी शारीरिक शक्तियों के आधार पर यानी कि फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ के आधार पर अलग किया जाता है। तो आप लोगों को अब तो पता लग गया होगा इतना कि जो समावेशी क्लासरूम है उसमें क्या है कि नॉर्मल बच्चे प्लस जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो एक रेगुलर क्लास में साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, तो 2009 में किया गया था, लेकिन इसको पारित जो मतलब लागू किया था इसको वो 1 अप्रैल 2010 में किया था। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम असमर्थता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को सबसे पहले किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्रिक सैमुअल ने दिया था 1963 में। लर्निंग डिसेबिलिटी इसको सबसे पहले किसने पहचाना था, ये आपको शब्द जो दिया था, ये शब्द दिया था सैमुअल क्रिक ने, और कब दिया था 1963 में। ए ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है। तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक हैं डी क्रोली हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा उपयोगी है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांकेतिक भाषा उपयोगी है यानी कि साइन लैंग्वेज इज़ यूजफुल फॉर, साइन लैंग्वेज अगर हम संकेत दिखाएंगे तो वो किसके लिए अच्छी है, जो हमारे श्रवण बाधित छात्रों के लिए, जो कि सुन नहीं पाते हैं उनको अगर हम, आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी कि हाथों से अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो हाथों से एक्सप्रेस करके हम चीज़ों को बता लेते हैं तो वो बच्चे समझ जाते हैं जो सुन नहीं पाते हैं। तो साइन देख के भी, वो संकेत देख के भी समझ जाते हैं कि वो
उनको अब क्या करना है, उनको क्या समझाना चाह रहा है टीचर। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको पता है कि हर तरीके का बच्चा आता है, तो वहाँ पर आपको फिजिशियन की भी आवश्यकता होगी, साइकोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता होगी और काउंसलर की भी आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर हमें तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। पहले तो हम ये जानें कि ये है क्या ऑडिबल गोल लोकेटर। ठीक है, तो ऑडिबल गोल लोकेटर एक ऐसा टूल होता है जो कि हमको पर्यावरण के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है और वहाँ पर जानकारी प्रदान करने के लिए ध्वनि का संकेत देता है। ठीक है, ऑडिबल गोल लोकेटर जो है वो नेविगेशन और स्पेशियल अवेयरनेस में ऑडिटरी क्यूज देता है, संकेत देता है बच्चों को। तो ये हमारा दृष्टि अक्षमता यानी कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, ऐसे बच्चों के लिए यूज़फुल होता है जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए इस तरीके का जो उपकरण है वो यूज़फुल होता है। वो अपने कुछ सांकेतिक ध्वनियाँ होती हैं, उनको बच्चों को वहाँ पर जो स्थान होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, तो कुछ संकेतों के माध्यम से उन बच्चों को वो बता देता है जो कि देख नहीं पाते हैं कि आगे किस मतलब एनवायरनमेंट वहाँ का जहाँ पर वो इस समय है कैसा है। ठीक है, ऑडिबल गोल लोकेटर। नेक्स्ट है हमारा 61 क्वेश्चन है कि 20 to 35 IQ रेंज किस प्रकार की रिटार्डेशन को बताता है। ठीक है, 20 to 35। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि सीवियर, जो सीवियर टाइप बच्चे हैं उनकी जो IQ लेवल होगी वो 20 to 35 होगी। लेकिन बात करें अगर हम बाकी की, तो माइल्ड वाले जो बच्चे हैं उनकी IQ लेवल कितना होगा 50 to 70। और उसके बाद आ गया हमारा मॉडरेट का है 35 to 50। प्रोफाउंड का है 20 एंड उससे भी बिलो। ठीक है, और सीवियर का है हमारा 20 to 35। तो ये आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है IQ रेंज से जुड़े हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है। अ सूटेबल को करिकुलर एक्टिविटी फॉर विजुअली एम्पावर्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित के लिए सबसे अच्छी जो पाठ्य सहगामी क्रिया है वो सिंगिंग एंड प्लेइंग है। क्यों है, आप लॉजिकली देख ही सकते हो, क्योंकि देख नहीं पाते तो बाकी ना साइकिलिंग अच्छी कर पाएंगे, ना तैराकी अच्छी कर पाएंगे, ना निशानेबाजी कर पाएंगे, तो गायन एवं वादन रह गया। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु प्रभावी होगी। तो कौन सी विधि है हमारी समावेशी कक्षा के लिए, कहानी वाचन यानी कि स्टोरी टेलिंग मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्लेवे मेथड है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सारी इंक्लूसिव जो क्लास होगी उसमें ये सारी विधियाँ हमारी अच्छी रहेंगी। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन है कि विशिष्ट शिक्षा के कौन जनक हैं। ये आपका हायर लेवल पर भी अभी जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पूछा गया है, उसका आंसर है इटार्ड। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा दृष्टि क्षमता को मापा जा सकता है। आईसाइट इज मेजर्ड बाय स्नेलर चार्ट के द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा किसके द्वारा नापा जा सकता है, स्नेलर चार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है यानी कि इसका ए ऑप्शन ठीक है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है, फिर से वही आ गया। तो इनएबिलिटी टू रीड, इसका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, पढ़ने में अक्षमता सबसे पहले होती है, प्राथमिक लक्षण पूछा गया डिसलेक्सिया से ग्रसित, पढ़ने में अक्षमता, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर का क्वेश्चन है सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, सक्सेसफुल इंक्लूसिव एजुकेशन नीड्स। तो यहाँ पर बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन। नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन है छात्रों के लिए धैर्य एवं लगाव। भाई हर तरीके का बच्चा होगा तो वहाँ पर टीचर को बहुत पैशन में रहना पड़ेगा, बहुत धैर्य में रहना पड़ेगा और बच्चों के प्रति लगाव भी रखना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को समझ पाएंगे, तभी बच्चों की जो नीड्स हैं उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है छात्रों की अक्षमता का ज्ञान। जब बच्चों के प्रति जब वो लगाव देखेंगे ना, जब टीचर बच्चों के प्रति लगाव होगा, सेंसिटिव होगा, तो वो बच्चों की जो डिसेबिलिटी है उसकी नॉलेज भी उसको हो जाएगी। और वैसे भी जो टीचर है, जो इस तरीके के जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो टीचर्स होते हैं उन लोगों को सभी
डिसेबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ बच्चे में हैं और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हम किस तरीके से उसको बच्चे को फिर ट्रीट करेंगे। तो ये टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो गया हमारा, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसमें ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान स्थित है। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज इज लोकेटेड एट मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, अली यावर। नेक्स्ट है, चालक कौशल में अधिगम अक्षमता कहलाती है। चालक कौशल यानी कि जो चलने फिरने में, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन मोटर स्किल। ठीक है, तो वो हो गए हमारी डिसप्रैक्सिया, जहाँ पर हम प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी, डिसप्रैक्सिया। ओके, चलने फिरने में जहाँ पर दिक्कत होगी, तो ये होगी डिसप्रैक्सिया। नेक्स्ट है हमारा, विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है, तो वो कहलाता है, यानी कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर मेड ऑफ फिट इनटू द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशिष्ट शिक्षा। नेक्स्ट है जीपीआई है, तो जीपीआई हो गया हमारा जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इसको हिंदी में देखें तो लिंग समानता सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन हो गया फिर हमारा कौन सा ठीक है? बी। ओके, बी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। नेक्स्ट है 72 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बच्चे में संज्ञानात्मक अक्षमता हो सकती है, एक बच्चे में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो सकती है। कैसे हो सकती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी? कि मेमोरी प्रॉब्लम हो, उसको याद नहीं रहता होगा, अवेयरनेस प्रॉब्लम हो, यानी कि वो जागरूक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। और लास्ट ऑप्शन हमारा डी, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में ये तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, अवेयरनेस प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, पोलियो, रिकेट्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस अक्षमता से संबंधित है? तो ये किस अक्षमता से, किस डिसऑर्डर से संबंधित है? हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी से। ठीक है, पोलियो, रिकेट्स, आपने देखा होगा पोलियो में बच्चे का पैर किस तरीके से हो जाता है, रिकेट्स में बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बच्चे की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, जिससे बच्चा जो है वो चलने फिरने में दिक्कत करता है। तो इसीलिए बोले लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या विशेषता है। बार बार एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इसके जो ऑप्शंस हैं वो सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, डाइवर्सिटी इज़ नॉट प्रॉब्लम, यानी कि विभिन्नता की कोई समस्या इसमें नहीं होती है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और सी है शिक्षा का मौलिक अधिकार, बिल्कुल है, इसीलिए बच्चों को, क्योंकि चाहे किसी भी डिसऑर्डर से बच्चा ग्रसित हो, कैसा भी हो, लेकिन पढ़ने का हक सभी बच्चों को है। तो शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में यहाँ पर ये वाला जो एक्ट है वो लागू होता है, क्योंकि सभी तरीके के बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा की ये तीनों ही विशेषता होती हैं, सभी के लिए शिक्षा, विभिन्नता में कोई समस्या नहीं, और शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा पर सालमान का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। पहला जो सम्मेलन था वो 1990 में हुआ था थाईलैंड में, और ये जो सेकंड सम्मेलन हुआ है वो हमारा 1994 में हुआ है, और कहाँ हुआ है? स्पेन में। सालमान का कहाँ पर है? स्पेन में है। तो यहाँ हमारे ये जो ऑप्शंस हैं ये पूरे हो गए, मतलब मेरे जो क्वेश्चंस थे वो पूरे हुए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेंगे। तो और भी इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल पेपर बनाऊंगी, पेपर आपके सॉल्व करूंगी, जिससे कि आप लोगों को जानकारी भी होगी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि केवल मैं पेपर ही सॉल्व ना करूं, बल्कि थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता भी दूं, हर क्वेश्चन के विषय में जहाँ बताना उचित होता है वहाँ मैं वो आपको बता भी सकूँ। तो इसीलिए आप देखते रहिएगा, बने रहिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे पेपर को, मेरे इस वीडियो को, और बने रहिएगा, देखते रहिएगा। जो भी आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं पूछकर, और लाइक ज़रूर करिएगा
ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू।